नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में हुए विकास कार्यों की दी जानकारी। रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण करने जा रही मनोहर सरकार। तमाम तरह की आधुनिक तकनीकों से लैस होगी जेल। गुरुग्राम में जीएसटी के नाम पर 15 करोड़ की ठगी, शातिर सीए चढ़े पुलिस के हत्थे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में हरियाणा में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हरियाणा में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1966 में कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए हरियाणा ने आज अपनी बेहतर औद्योगिक नीतियों के चलते निवेशकों को आकर्षित करने में देश ही नहीं विदेश में भी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आज विदेशी निवेश को लाने में देश के बड़े राज्यों को कड़ी टक्कर देने के साथ ही निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने व इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम मनोहर लाल ने और भी कई विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण करने जा रही है, जो तमाम तरह की आधुनिक तकनीकों से लैस होगी ताकि जेल में चिड़िया तक भी पर न मार सके। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 19 एकड़ में 76 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली इस जेल में प्रदेश भर की जेलों में बंद हार्ड क्रिमिनल्स को रखा जाएगा। जेल में उच्च तकनीकी उपकरणों के साथ 50 जैमर भी लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य के जेलों से पेट्रोल पंप शुरू करने की भी योजना है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जेलों के लिए खरीदे जाने वाले सामान की खरीद की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। वहीं उन्होंने बिजली को लेकर कहा कि राज्य में बिजली की सप्लाई की स्थिति सुधरी है। पिछले एक सप्ताह से प्रदेश के इंडस्ट्री हब गुड़गांव और फरीदाबाद में एक भी कट नहीं लगा। उन्होंने कहा कि अभी खेतों को 5 घंटे बिजली सप्लाई दी जा रही है, लेकिन धान के सीजन में पूरी 8 घंटे बिजली सप्लाई दी जाएगी। इसके अलावा बिजली मंत्री ने कहा कि 29 मई को सिरसा में होने वाली भाजपा की रैली अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। उन्होंने कहा कि उस दिन जेजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी अपनी अपनी रैली करने जा रही हैं, लेकिन उनकी रैली सबसे बड़ी होगी। की रात मेरे ख्याल में छोटा मोटा कहीं कट लग गया होगा। पहले 4 रात में एक दिन भी सिंगल भी कहीं कोई कट नहीं था। 1 तारीख से हमने पावर को बहुत अच्छी तरीके से संभाल दिया। कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट से कोई आ जाए तो देखो वो तो कभी भी आ सकता है। जब 1000 मेगावाट कंजप्शन हो तब भी हो सकता है। पर हमारा जहाँ क्राइसिस है पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, उसमें पूरी टेम्परेचर जो है बिल्कुल दिल्ली में 1901 के बाद मतलब 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि 48.2 हुआ। उसमें भी हमारे पूरी टीम, हमारे इंजीनियर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम बहुत बढ़िया दे रहे हैं, कभी भी कोई ऐसे क्राइसिस नहीं हुए। जहाँ तक जेल डिपार्टमेंट का मामला है, हम इसमें कुछ नई चीज़ें ला रहे हैं। एक तो हमने सारा जो पहले हर जेल अपना सामान खरीदती थी उसे सब ऑनलाइन कर दिया। हमने एग्रो को, हैफेड को उनको दे दिया कि वो डायरेक्टली सारा, जैसे हमने के 68,000 हमने क्विंटल गेहूँ खरीदा है, मतलब इकट्ठा सब खरीद रहे हैं तो हमें सस्ता मटेरियल मिलता है। इससे जेलों में खुराक का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया, लोगों को बहुत बढ़िया खाना मिला। मैंने 5-6 जेलें चेक करी, खाने में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। दूसरा, हमारा रोहतक जेल जो बन रही है वो बहुत हाई सिक्योरिटी जेल बन रही है, जिसके टेंडर हो गए, इन प्रोसेस हैं और उसमें 76 करोड़ रुपये लगेगा। 19.5 एकड़ में है, जिसमें जो एक वो होता है डीप सीटेड के अंदर जाके, जैसे प्राइम मिनिस्टर के विजिट पे लैंड पे घुमा के चेक करता है, कोई ऐसी चीज़ कोई नहीं हो जिससे कोई ब्लास्ट हो जाए, वो भी हमने कर दिया। डॉग स्क्वाड हमने लगाया, वो उसमें चेक करेगा। बाउंड्री वॉल के लिए बाहर रात को अलग सिक्योरिटी का इंतजाम कराया कि वो करेगा, तो उसमें कोई मोबाइल आने की 1% भी कोई चांस नहीं रहता। और उसमें जितने हार्ड क्रिमिनल्स हैं पूरी जेलों के उन्हें उठा के हम उसमें रखेंगे। उसमें काफ़ी लोगों को तो सिंगल ही बैरिक मिलेगा, एक में एक ही आदमी रहेगा, पर कुछ जगह में ये हो सकता है कि 3 भी रखने पड़ सकते हैं।
कि जहाँ आपस में 2 आदमी हो तो झगड़ा हो सकता है, 3 हो तो वहाँ ये है कि आपस में उन्हें अलग भी करे जा सकते हैं। ज़्यादा में 1 रहेंगे, कुछ में हम 3 भी रखेंगे। उस जेल में बड़े कोई आप समझो कि 50 जैमर्स लगेंगे ताकि कोई भी चीज़ चिड़ी भी वहाँ पंख नहीं मार सके। इस तरीके से उस जेल को हमने हर तरीके से बहुत आप समझे कि किले की तरह मजबूत बनाया, जिसमें कोई भी उसमें कोई निकल नहीं सकता, कोई मोबाइल भी नहीं जा सकता। बिल्कुल हाई सिक्योरिटी जेल होगी जो एक मॉडल होगी पूरे देश के लिए। और जेल से हम पेट्रोल पंप शुरू करने जा रहे हैं। एक का तो मैं अभी इनागोरेट कर रहा हूँ, शायद फर्स्ट वीक में 31 या 1 तारीख को, दोनों में कोई एक डिसाइड हो जाएगा। इसी बाई एंड ऑफ दिस मंथ एक जेल का इनागोरेट करें हम, कुरुक्षेत्र जेल का। 11 जेलें हमारी बन रही है। हरियाणा अध्यक्ष ऊर्जा विकास एजेंसी हरेड़ा द्वारा ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी के सहयोग से चंडीगढ़ में 2 दिवसीय रीजनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें हरेड़ा के चेयरमैन स्वतंत्र कुमार सिंघल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जबकि हरेड़ा के महानिदेशक डॉक्टर हनीफ कुरैशी ने विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य भविष्य में तैयार होने वाली सरकारी और निजी इमारतों में केंद्र सरकार के एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को किस तरह से लागू कर ऊर्जा को बचाया जा सकता है। वक्ताओं ने बताया कि बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और भविष्य के लिए ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत इमारतों का ऐसे डिजाइन तैयार करने की जरूरत है जिसमें कम ऊर्जा की जरूरत पड़े। अच्छी सुविधा और कम ऊर्जा जरूरत वाली इमारतों के निर्माण पर केंद्रित इस वर्कशॉप में पेडा सहित जम्मू, हिमाचल सहित उत्तर भारत के राज्यों के एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के प्रतिनिधियों, आर्किटेक्ट व अन्य तकनीकी विभागों से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। देखिए, जो हमारे क्लाइमेट चेंज का विषय है उसमें ग्लासगो में पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा इंडिया का कंट्रीब्यूशन उसमें रखा है कि हम कैसे क्लीन एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंटी, कार्बन जो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके अंदर इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे हमें बिजली की बचत करनी है और ग्रीन एनर्जी को बढ़ाना है। इस विषय के ऊपर ये हमारे सारे देश में एक मुहिम चल रही है। उसके अंदर हरियाणा ने एक अलग से आज पहल की है और भारत सरकार के जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उनके साथ मिलकर हरेड़ा ने उत्तर भारत की ये वर्कशॉप की है। हमारे पास आज यहाँ J&K, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और जितने दिल्ली, यहाँ के सारे हमारे पास एजेंसीज आई हैं। तो यहाँ ये जो वर्कशॉप है ये किस तरह से हम ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं और एनर्जी को बचा सकते हैं, कैसे डिज़ाइंस होने चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं। गुरुग्राम में जीएसटी में 15 करोड़ रुपए का रिफंड करने के नाम पर गड़बड़झाला करने का मामला सामने आया है। इस मामले में जीएसटी विभाग ने 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस कार्रवाई से चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन नाराज है और उनमें भारी रोष है, जिसके बाद कई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने गुरुग्राम के सेक्टर 32 स्थित जीएसटी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल कारोबारी के 2 वकीलों द्वारा जीएसटी विभाग में लगभग 15 करोड़ का रिफंड डाला गया था, जिस पर कारोबारी को 15 से 20 दिन में यह रिफंड मिल गया था। लेकिन जीएसटी विभाग का आरोप है कि जीएसटी में गड़बड़झाला करके यह रिफंड लिया गया है और इसी को लेकर विभाग ने 2 सीए को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इस रिफंड को गलत बताते हुए एक व्यक्ति ने वित्त मंत्रालय में शिकायत की थी। वहां से विभाग को जांच करने के आदेश दिए गए थे और जांच में शिकायत सही मिलने पर कार्रवाई शुरू की गई। उसी जांच के आधार पर 2 सीए के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एलनाबाद के विधायक और विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने एक बार फिर से हमला बोलते हुए कहा है कि डी प्लान का पैसा सही ढंग से खर्चा नहीं हो रहा है। सरकार के साथ जुड़े कुछ लोग इस पैसे का दुरुपयोग करते थे। जिस विधायक के हलके में पैसा लगाया जाता है उस विधायक को कितना पैसा जारी किया गया है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और बैठक में बैठे मंत्री, विधायक और अधिकारी भी सहमति दिखाई देते रहे और उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी बातों का जरूर असर होगा। अभय चौटाला सिरसा में डी प्लान के कार्यों की समीक्षा करने के लिए लघु सचिवालय में हो रही मासिक बैठक में पहुंचे थे। इस मौके पर अभय चौटाला के साथ स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, डबवाली से कांग्रेस विधायक अमित सिहाग सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। डी प्लान में पैसा आता है हर वर्ष, वो पैसा लगना चाहिए आम लोगों की जो दिक्कत और कठिनाई हो वो कैसे ठीक हो उसके लिए, और उसको डिवाइड भी ढंग से करना चाहिए।
सबसे पहले ये पैसा जो सही तरीके से नहीं खर्च हो रहा था। कुछ लोग जो है जिनका सरकार के साथ संबंध था वो इसका दुरुपयोग करते थे। और आज की मीटिंग में जब चर्चा शुरू हुई तो मैंने इस बात को लेकर के सबसे पहले यही बात रखी कि जो डी प्लान के मेंबर्स हैं या जो विधायक हैं उनके पास एजेंडा जाना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कितना पैसा आया है, इस पैसे को आप कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हो, और फिर इस पैसे को जो इसका आधार बना हुआ है कि नगर पालिका में कितना जाना है, अर्बन में कितना जाना है और लोकल में कितना जाना है, उस हिसाब से इसको डिवाइड करना चाहिए। लेकिन उनमें कंसेंट एमएलए की जरूर लेनी चाहिए आपको, क्योंकि वो प्रतिनिधि है। कोई आदमी किसी राजनीतिक दल से संबंध रखने वाला जा कर के किसी शहर में गांव में ये अनाउंस कर दे इस काम के लिए इतना पैसा दे रहा हूँ और केवल कुछ लोगों को लाभ मिले, तो वो गलत था। इसलिए मैं आज की मीटिंग में आया था और मेरी बात से सारे सहमत थे, चाहे वो विधायक थे, चाहे कोई दूसरे मेंबर थे, चाहे मंत्री था और अधिकारी थे, क्योंकि अधिकारियों पे भी बेवजह दबाव बनता था। अधिकारी बेवजह परेशान किए जाते थे। अधिकारी तो चाहते थे हमें ऐसे लोगों से छुटकारा मिले, इसलिए सब इस बात से सहमत थे। और अब मैं उम्मीद करूंगा कि ये पैसा जो है ठीक ढंग से खर्च होगा, इसका सदुपयोग होगा, इसका आम लोगों को इसका फायदा मिलेगा। मेरे हल्के में ही इस तरह का दुरुपयोग हुआ था। मैं ये नहीं चाहता कि डी प्लान का पैसा सारा मेरे हल्के में लगे। मैं कि एक हल्के का नुमाइंदा नहीं हूँ, मुझे पूरे प्रदेश के लोगों का फिक्र है। मैं चाहता हूँ कि चाहे कोई कांग्रेस का विधायक हो उसके हल्के में भी उस तरह से पैसा खर्च हो, चाहे कोई और किसी पार्टी का है, निर्दलीय है, लेकिन पैसे का सदुपयोग हो। मेरे हल्के में इलेक्शन के दौरान डी प्लान के पैसे का दुरुपयोग हुआ। मैं आज उसी लिए इस मीटिंग में आया था। कुलदीप बिश्नोई ने बीते कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की थी। कुलदीप बिश्नोई की मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात पर आज भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट ने तंज कसा है। सोनाली ने ट्वीट किया कि मेरी मेहनत का असर तो देखे जमाने, जमीन जो खिसकाई उसके पैरों तले से आसरा मांगने उसे मेरे ही दर पे आना पड़ा। यह ट्वीट कुलदीप बिश्नोई और भाजपा को टैग कर किया गया। कुलदीप इससे पहले भी आदमपुर हलके की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलते रहे हैं, जिस पर सोनाली फोगाट आपत्ति जताती रही हैं। बिश्नोई ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गुरुवार को मुलाकात की थी। कुलदीप ने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके दी। कुलदीप ने लिखा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई है। वहीं कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हुई है और जिस पर चर्चा भी तेज हो गई है। यमुनानगर के थाना छप्पर इलाके में थाना छप्पर के एसएचओ और एएसआई को एक व्यक्ति द्वारा गोलियां मारने का मामला सामने आया है। जमीनी विवाद में पहले उस व्यक्ति ने अपने भाई को गोली मारी और अपनी मां को पिस्टल का बट मारा, और जब पुलिस मौके पर उसे पकड़ने पहुंची तो हवाई फायरिंग करने के बाद उसने पुलिस कर्मियों पर ही गोलियां दाग दी। घायल दोनों पुलिसकर्मी और आरोपी का भाई और मां यमुनानगर के निजी अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों पुलिसकर्मियों की टांगों पर गोलियां लगी हुई हैं। वहीं आरोपी ने अपने भाई के सिर में गोली मारी। इसके बाद मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने आरोपी को काबू कर लिया और सभी चारों घायलों को तुरंत यमुनानगर के गावा अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, आज थाना छप्पर के एसएचओ जगदीश चंद्र सब इंस्पेक्टर और एएसआई राम कुमार, उन्होंने बहुत ही एक बहादुरी का परिचय देते हुए एक ऐसी घटना जो हो सकती थी और जिसमें काफ़ी जाने जा सकती थी, तो ऐसी घटना ना हो इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। और इस प्रयास में उनको जो मुलजिम है उसने फायर किया उनके ऊपर, जिसमें वो दोनों चोटिल। गांव कलापुर है थाना छप्पर के क्षेत्र में, वहाँ के दो भाइयों के बीच में आपस में ज़मीनी विवाद था। तो जो बड़ा भाई है उसने छोटे भाई के ऊपर फायर किया और पुलिस को जब सूचना मिली कि उसने अपने भाई पे फायर कर दिया है तो लगभग 8 पुलिस के कर्मी पहले मौके पे पहुंच गए और वो व्यक्ति लगातार पुलिसकर्मियों को ये धमकी दे रहा था कि अगर आपने मेरे नज़दीक आए तो मैं आपके ऊपर फायर कर दूँ। इसी दौरान एसएचओ साहब वहाँ पहुँचे, उनको ये अनुमान हुआ कि ये व्यक्ति हो सकता है पागलपन में पुलिस के कर्मियों पे फायर ना कर दे या अपने घर के जो दूसरे सदस्य हैं उनको ना मार दे, तो उन्होंने उसको काबू करने की कोशिश की। इसी प्रयास के दौरान
उस व्यक्ति ने एक हवाई फायर किया और जब उसका हाथ पकड़ के उसको काबू करने की कोशिश की तो उसने अपने वेपन से फायर किया, जिसमें सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र की टांग में 2 गोलियां लगी और एसआई राम कुमार की टांग में अभी तक की जो मेडिकल रिपोर्ट्स मैंने देखी उसमें 1 गोली लगी। सर आरोपी के भाई को भी गोली लगी? उसके भाई को भी गोली लगी है, बट वो सेफ है। उसके सिर में गोली लगी है, बट शायद गोली छू के निकल गई है। वो भी इसी गाबा हॉस्पिटल में ही एडमिशन के तो लिए। महिला भी घायल है? हाँ जी, तो महिला भी घायल बताई जा रही क्या जी? है? तो महिला घायल बताई जा रही है साथ में? उनकी मदर है, ये सुनने में आया कि मदर को भी बट से उस व्यक्ति ने मारा है। सर जिन पुलिस कर्मचारी को गोली लगी उनकी हालत कैसी है सर? उनकी हालत ठीक है, बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कोई खतरे की बात नहीं लगी है। सर आरोपी फरार हो चुके हैं? नहीं, आरोपी को पुलिसकर्मियों ने बहादुरी का परिचय देते हुए उसको हिरासत में ले लिया है। अभी हम उससे पूछताछ कर रहे हैं और इस हिरासत में लेने के प्रयास में थोड़ा उसके खिलाफ हल्का बल प्रयोग भी हमें करना पड़ा है। तो अभी हम उसको एक बार मेडिकल ट्रीटमेंट जितनी उसको जरूरत है वो करवा के फिर पूछताछ। अंबाला के एक परिवार में उस समय मातम पसर गया जब उन्हें पता चला कि उनके परिवार का एक इकलौता चिराग अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल कोल्ड ड्रिंक पीते हुए गले में ढक्कन फंसने के कारण पूर्व सैनिक के बेटे की मौत हो गई। मृतक यश की उम्र 15 साल थी और वह अपने परिवार में सबका लाडला था। घटना उस समय घटित हुई जब यश अपने घर में बोतल का ढक्कन ढीला करके कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। अचानक बोतल का ढक्कन खुलकर उसके मुंह में चला गया और गले में फंस गया। परिवार के सदस्यों ने यश की हालत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने कड़ी मुशक्कत के बाद यश के गले से फंसे ढक्कन को तो निकाल दिया, पर यश की जान को नहीं बचा पाए। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।